नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की और क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की हमारी एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम डिटेल चैप्टर को आपके साथ शेयर करें और हमारा मेन फोकस कंसेप्ट के ऊपर है, यानी कि कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड के थ्रू चैप्टर को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास में चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें, आर्ट्स की अगर बात करें, चाहे आपके पास जियो हो, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, चाहे आपके पास इको हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में मेनली कंसेप्ट दिए गए हैं। ये जो कंसेप्ट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने इन कंसेप्ट को समझ लिया, इट मीन्स दैट आपकी जो गाड़ी है वो आगे सरपट दौड़ने वाली है, आपका रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आर्ट्स होता है, जो ह्यूमैनिटीज़ होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता, बल्कि आसपास की ही चीज़ें होती है। जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती है वही हमारी ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स में होती है। और जिस दिन ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि आसपास की चीज़ें वही हमारा सिलेबस है। और जिस दिन ये सिलेबस आपको समझ में आ गया ना, समझ लेना कि आपकी गाड़ी है बहुत तेज़ दौड़ने वाली है और सबसे आगे, बहुत आगे निकलने वाली है। ओके, तो इसलिए हमारा जो फोकस है इस सीरीज़ में, वो फोकस है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि भाई ये चीज़ होती क्या है। ओके, तो इस सीरीज़ में अब तक हम क्या कर चुके हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो हमारी बुक है, इस बुक के 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। क्लियर? और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियोस को देखा तो उनका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हम जिस टारगेट के साथ, जिस एम के साथ इस सीरीज़ को लेकर के आए, तो हमारा टारगेट एम वो पूरा भी हो रहा है। ओके, आज इस सीरीज़ में हम 3rd चैप्टर की बात करेंगे और 3rd चैप्टर हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधि की बात करेंगे। चुनाव, इस चैप्टर में मेनली तो हम 80% 90% तो हमारा जो फोकस रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो चुनाव ही है। ये चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, इंडिया में कैसे होते हैं, बाहर कैसे होते हैं। और जैसे मैच में रेफरी होता है ना, क्रिकेट की बात करें तो अंपायर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है, कौन सी बॉल वाइड है, कौन सी नो बॉल है। तो वैसे यहाँ पर चुनाव आयोग भी होता है जो ये डिसाइड करता है कि भाई ये नो बॉल है, ये वाइड है क्या नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे चुनाव आयोग है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम चुनाव आयोग के बारे में समझेंगे कि ये चुनाव आयोग क्या होता है, उसमें कौन होते हैं, उसके पास क्या पावर या शक्तियां होती है, वो सब कुछ समझेंगे। और एंड में हम कुछ कमियों की भी बात करेंगे कि हमारा इलेक्शन सिस्टम वैसे तो अच्छा है लेकिन कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं वो सब कुछ भी हम समझने वाले हैं। यानी कि वैसे तो चैप्टर हमारा आसान सा रहेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। एक कहानी के तौर पे हम इसको लेकर के चलेंगे तो आपको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके मजा भी आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की और इस चैप्टर की। सबसे पहले हम छोटे से कंसेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधि, पहले तो हम इस टाइटल को ही समझ लेते हैं कि ये चुनाव और प्रतिनिधि दोनों चीज़ें होती क्या है। तो शुरुआत करेंगे चुनाव के साथ। चुनाव क्या होते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पहले 1 मिनट हम यहीं पे रुक जाते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। आप वैसे तो 6th क्लास से लोकतंत्र के बारे में पढ़ते आ रहे हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र और लोकतंत्र। ये क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। जैसे इस शब्द को हम अलग अलग करें तो लोक का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि जो लोगों का शासन होता है उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद कर सकती है। जैसे अपने देश में होता है, अपने शासकों का चुनाव कौन करते हैं, हम करते हैं, वोट डालते हैं ना, हम चुनते हैं उनको। पहले जो राजतंत्र था, क्या उसमें ऐसा था? नहीं, उसमें तो राजा वाला सिस्टम था। राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का आगे जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ऐसे चलता था। उसमें इलेक्शन नहीं होता था। नेपोलियन वाला जो सिस्टम था, क्या उसमें इलेक्शन होता था? नहीं होता था। लोकतंत्र में होता है, हम वोट डालते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुने जाते हैं। तो ये लोकतंत्र है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। ओके, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। हम चूज भी कर सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जो चूज और चेंज की बात आ गई, अब चूज और चेंज करेंगे कैसे? सिक्का उछाल के नहीं करते, या फिर दूसरे तरीके कौन से हो सकते हैं? दूसरे तरीके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं हो सकते। फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, तीन तेरे तीन मेरे, ऐसे करते हैं, ऐसे भी नहीं करते। फिर क्या होता है, इसमें हम चुनते हैं ना,
वोट डालते हैं, हम चुनते हैं, अपनी पसंद बताते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं, उसे हम इलेक्शन कहते हैं, उसे हम निर्वाचन कहते हैं। यानी कि निर्वाचन भी कहा जा सकता है, चुनाव भी कहा जा सकता है कि जिस भी विधि से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उस विधि को हम क्या कहेंगे, चुनाव कहेंगे। ओके, आमतौर पे एक एक व्यक्ति से, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए वोट डाले जाते हैं। अगर कम लोग होते तो क्या करते, मान लीजिए कि 10 लोग और हमें चुनाव करवाना है तो वोट डलवाना जरूरी नहीं, हाथ खड़े करवाए जा सकते हैं ना। तो ये भी एक विधि हो सकती है। कब होगी, जब कम लोग होंगे। ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हम बटन दबाएंगे, हम पर्चियाँ डालेंगे ना, तो उस तरीके से चुनेंगे। तो वो चुनाव है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस भी विधि से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अब ये प्रतिनिधि कौन सा होगा भाई, ये कौन है, किसको चुनते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर यही है, चुनाव तथा प्रतिनिधि। अब चुनाव तो समझ में आ गया कि जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जिस भी विधि से, तो उसको हम चुनाव बोलते हैं। अब ये प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करती है और चुनाव करके उसे संसद या विधानसभा में भेजती है तो उसे हम प्रतिनिधि बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसे। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है। ओके, तो क्लास में आपने चुना, किसको चुना, अपने क्लास लीडर को चुना, अपने मॉनिटर को चुना। अब जो आपने कैसे चुना वो चुनाव है। आपने हाथ खड़े किए, उस विधि से चुना, चुनाव है। आपने पर्चियां डाली, चुनाव है। ओके, आपने कोई और तरीका अपनाया, चुनाव है। चुना तो सही ना आपने, तो वो चुनाव है। और जिस व्यक्ति को आपने चुना, क्लास लीडर चुना, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपका प्रतिनिधि है। यानी कि आपकी क्लास में आगे से आपकी बात कौन रखेगा, वो आपका प्रतिनिधि रखेगा, जितने भी टाइम के लिए आपने चुना। जैसे मेरी क्लास की अगर बात करें तो वहाँ पे हम 15 डेज के लिए क्लास लीडर को चुनते हैं, उसके बाद चेंज कर देते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो सबके पास होनी चाहिए। ओके, तो अब वो 15 डेज के लिए वो क्या है, वो प्रतिनिधि है। अगर स्कूल प्रिंसिपल से बात करनी है, अगर उनको क्लास टीचर से बात करनी है, आपका कोई इश्यू है वो रेज करना है, तो कौन उठाएगा वो मुद्दा, वो आपका प्रतिनिधि उठाएगा। क्योंकि इससे बात करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कई बार स्कूल में कोई फंक्शन होना है, स्कूल प्रिंसिपल को बात करनी है, तो अब सबके साथ बात की जाए तो वो ठीक से मुद्दा बनता नहीं, बात नहीं बन पाती, सारे बोलेंगे, शोर हो हल्ला हो जाएगा, बात सुनी भी नहीं जाएगी। अब जो क्लास मॉनिटर है, कई बार उनकी मीटिंग्स वगैरह ले ली जाती है। अब जो उनकी मीटिंग ले ली जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें डिस्कशन भी होता है, सजेशन भी जाते हैं ना, ज़्यादा बेटर तरीके से फंक्शन हो पाता है, ज़्यादा बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पाते हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से प्रतिनिधि होते हैं। ओके, अब सरकार में क्या हो रहा है, सेम इसी तरीके से तो हो रहा है। हम अपनी जगह पे कुछ लोगों को चुन करके भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो संसद में हो, पार्लियामेंट में हो, और फिर अपनी जगह पे वो आगे रूल करते हैं 5 ईयर्स के लिए। वो हमारी बात को, हमारे मुद्दों को रखते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना एक्टिव है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे क्लास मॉनिटर होते हैं तो आप देखते होंगे कई बड़े अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, कई एक्टिव नहीं होते, वो ठीक से बात को नहीं रख पाते। सेम ऐसा ही होता है कि हम जब चुनते हैं, अगर अच्छे को चुना है तो हमारी बात आगे तक जाएगी, हमारे लिए कुछ फायदे की बातें रहेंगी। तो यहाँ तक 2 चीज़ें समझ में आ गई ना, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस विधि से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो चुनाव कहलाता है। क्लियर? चुनाव कैसे भी हो सकता है, जैसे आजकल हम कैसे करते हैं, जो ईवीएम मशीनों को यूज़ करते हैं। पहले क्या करते थे, मत पत्र को डाला करते थे। ओके, यस नो से भी कर सकते हैं ना, टाइप कीजिए ABCD, जैसे आजकल हम करते हैं, कई बार गेम शो में करते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है, अगर करना चाहें तो जो भी विधि हो, तो वो चुनाव होगा। और जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं ऐसे, वो हमारा प्रतिनिधि होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा जितने भी टाइम के लिए हम उसको चुना है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे चुनाव की, और हम बात करेंगे इस चैप्टर में प्रतिनिधि की, इन दोनों की बात करने वाले। अब यहाँ पे देखिए कि जो चुनाव होता है, क्या चुनाव करना जरूरी है? मतलब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, समझ रहे हो ना। लोकतंत्र है मतलब लोगों का शासन है। डायरेक्ट ही पूछ लेना, क्या जरूरी है इलेक्शन करवाना, वोट बनवाना, इतना पंगा होता है, इतना पैसा लगता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता क्या? अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है कि लोकतंत्र 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि लोगों की बात भी मान ली जाए और इलेक्शन भी ना करवाना पड़े। तो एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, 2 प्रकार का लोकतंत्र हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, जैसे जो प्राचीन यूनानी नगर होते थे, उनमें क्या होता था कि जनसंख्या कम होती थी। कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती थी,
और हाथ उठा करके वो फैसले लेते थे, जैसे कि क्या ये किया जाए, हाथ खड़े कर दिए, ठीक है कर लेते हैं। जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि आज सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगा हुआ है, टीचर लीव पे हैं, और जो भी सब्स्टिट्यूट टीचर आया तो उसने पूछा कि क्या किया जाए, गेम के लिए ग्राउंड में चलें, हाथ खड़े कीजिए, आपने हाथ ऊपर कर लिए, डिसीजन हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी ना, इजीली आपसे पूछ लिया गया। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जब जनता से सीधे तौर पे पूछ करके हर बात कर ली जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी होती है। सीधे तौर पे जनता का शासन तो वास्तविक अर्थों में वही होता है ना, जब जनता से पूछ लिया जाए। जैसे आपके घर में भी होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपके घर में शाम को अगर डिनर के लिए पूछा जा रहा है कि आज क्या सब्जी बनाऊं, आपसे पूछ लिया गया भिंडी बना लूं, 3 ने कहा कि बना लो, 2 ने कहा नहीं बनाओ, तो 3 ने जो कहा वो बन गई, भिंडी बन गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब कहीं पे जाना है तो उसमें सबकी राय ले ली गई, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आधुनिक समय की बात करें तो स्विट्जरलैंड है, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, तो एक तो तरीका ये होता है, इसमें इलेक्शन वगैरह की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसमें भी फिर जो इंप्लीमेंट करेंगे ना डिसीजन, लागू जो करेंगे, अब भिंडी बनेगी ये तो तय कर लिया, भिंडी कौन बनाएगा उसके लिए फिर भी चुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक डिसीजन है वो डायरेक्ट लिए जा सकते हैं। अब दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा एक और तरीका है, वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ज्यादातर जो देश हैं, ज्यादातर जो कंट्रीज है, उसमें यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी, यानी कि डायरेक्ट वाली नहीं है। अब बात करेंगे ऐसा क्यों है, डायरेक्ट वाले में क्या खराबी है। तो आधुनिक जो देश हैं उसमें विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। ओके, इसलिए क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो सारे लोग हैं, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि स्थान का अभाव, मान लीजिए जैसे 121 करोड़ लोग हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। अब 121 करोड़ है, कहाँ बैठेंगे, पहली चीज बैठ ही नहीं सकते, डिसीजन तो बाद में लेंगे ना, बैठ ही नहीं सकते। चलिए 121 करोड़ को निकाल दीजिए, हम 1 करोड़ पे 2 करोड़ पे आ जाते हैं, दिल्ली वाले 2 करोड़, चलिए 2 करोड़ को निकाल दें, 1 करोड़ पे आ जाते हैं, चलिए 50 लाख पे आ जाते हैं, चलिए 1 लाख पे आ जाते हैं। बैठना मुश्किल हो जाता है, 1 लाख का भी अरेंजमेंट एक साथ नहीं होगा। जब पूरे स्कूल को असेंबल करना होता है तो सारे बच्चों को जब एक साथ बिठाना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम समस्या आती है। ओके, पहली चीज़ ये कि आजकल के जो आधुनिक राष्ट्र हैं उसमें विशाल जनसंख्या होती है, सबका एक साथ बैठना संभव नहीं है, एक साथ बैठ नहीं सकते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पूरे देश की जनसंख्या को बिठाया जा सके। चलो मान ले बैठ गए, मान लिया हमने, मानने में क्या जाता है, मान लिया बैठ गए, फिर सबके पास समय नहीं होगा। घर में शादी होती है, आप देखते हो सारे रिश्तेदार नहीं आते, क्यों नहीं आते, पता चला कि उसको तो वहाँ पे काम था, उसकी तो मीटिंग थी, उसका ये था, उसका वो था, सबके पास समय नहीं होगा एक साथ। चलो मान लेते हैं कि समय होगा, सबको नॉलेज नहीं होगी हर टॉपिक की। अब आपसे पूछा जाए कि जीडीपी के बारे में डिसीजन लेना, क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे ना, नॉलेज नहीं होगा। चलिए नॉलेज है ये भी मान ले, सबको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सब कहेंगे भाई क्या करेंगे जा करके, हमारा कोई काम ही नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो इसलिए बेटर ये रहता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लें, जिनके पास टाइम भी होगा, जिनके पास नॉलेज भी होगा, जिनका इंटरेस्ट भी होगा, उनको हम चुन करके भेज देंगे और उन लोगों के लिए जगह भी होगी। ओके, तो वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि आप सबसे पूछा जाए, टीचर्स डे सेलिब्रेट करना, आप सबसे पूछा जाए तो सबके सजेशंस वगैरह वो होच पोच हो जाएगा, सारे एक साथ बोलेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इससे बेटर है ना कि आपने क्लास से मॉनिटर को भेज दिया, मॉनिटर को आपने मैसेज दे दिया कि ये डिस्कस कर लेना, हम ऐसे करते हैं, आपने आइडियाज़ दे दिए, मॉनिटर्स वही आइडियाज़ प्रिंसिपल को दे, पूरे स्कूल के आइडियाज़ एक साथ चले गए, डिस्कशन भी हो जाएगा। तो वो क्या है, वो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना और प्रतिनिधि आगे चल के फिर शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो ज़्यादातर देशों में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और क्यों है वो, इसके कारण है क्योंकि ज़्यादातर देश है वहाँ पे जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पूछ करके डिसीजन नहीं लिए जा सकती। जैसे मैंने स्विट्जरलैंड की बात की, तो स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे डिसीजंस हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई ये चाहिए कि वो चाहिए, आप बस दबा दीजिए कि अगर ये चाहिए तो वाई दबा दीजिए, और ये चाहिए तो नो दबा दीजिए, नहीं चाहिए तो एन दबा दीजिए, लाइक दैट। ओके, इस टाइप से डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े देशों में संभव नहीं है। ओके, तो ये बात हुई कि किस प्रकार की डेमोक्रेसी में हमें लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस प्रकार की, कि वो देश जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़्यादातर देशों में कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं और वो फिर सरकार को चलाते हैं। और प्रतिनिधियों को अगर चुनना है तो भाई चुनाव तो जरूरी है।
अब हम बात कर लेते हैं कि चलो चुनाव जरूरी है, समझ लिया हमने प्रतिनिधि क्या होता है, हमने समझ लिया चुनाव क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि भाई चुनाव के बिना काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में चुनाव कितने जरूरी है इसको भी समझ लेते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, और अगर लोगों का शासन चलाना है तो उसमें प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे, प्रतिनिधि चुनने तो हमें चुनावों की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना हम चुन नहीं सकते। क्योंकि सारे चुनाव अगर नहीं होंगे तो एक तो ये हो जाए कि सहमति हो जाए, आम सहमति हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। कोई कहेगा नहीं ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, तो चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जबरदस्ती चुन ले, तो फिर तो वही राजतंत्र जैसी बात या तानाशाही जैसी बात आ जाएगी। तो लोकतंत्र है वो चुनाव के बिना अधूरा है, कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसा, लोगों की सरकार नहीं है। और अगर चुनाव ना हो, यानी कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा, और लोकतंत्र है उसमें अगर चुनाव नहीं है तो मतलब उसको हम डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चुनाव भी तभी जरूरी होगा, तभी उसके मायने होंगे जब डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो। मान लीजिए कि गड़बड़ तरीके से चुनाव हो, आपने सबने वोट डाले, एक को वोट एक भी नहीं आया, लेकिन मैंने कह दिया ये जीत गया, ये जीत गया, क्लास टीचर ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, तो क्या वो चुनाव है? क्योंकि वो चुनाव भी लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसलिए जो चुनाव है और लोकतंत्र वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, और चुनाव खुद लोकतंत्र के बिना अधूरी है। क्योंकि चुनाव में भी अगर डेमोक्रेसी नहीं है, सही तरीके से बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो चुनाव के भी कोई मायने नहीं रह जाते। भारत में अगर चुनाव की बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे, 1952 कह लीजिए। और उसके बाद 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए थे। अभी की अगर बात करें तो 17वें आम चुनाव हुए थे 2019 में। कब हुए थे? 2019 में, ठीक। 2024 में होंगे वो 18वें आम चुनाव होंगे। तो 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं। आम चुनाव का मतलब जब पूरे देश में लगभग एक समय में एक साथ चुनाव होते हैं तो उनको बोलते हैं आम चुनाव। तो हमारे देश में पहले आम चुनाव थे वो 1952 में हुए थे, दूसरे 1957 में हुए थे, और 17वें जो आम चुनाव है वो 2019 में हो चुके हैं। अब भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी होती है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चुनाव की बात कर ली, चलो होते हैं भारत में, तो भारत में चुनाव होते कैसे हैं। तो भारतीय संविधान जो है उसमें, जैसा पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि क्या होगा, कैसे होगा, किसकी क्या शक्तियां होगी। तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कायदे, कानून सब कुछ तय किया गया है। उसमें एक स्वायत्त संस्था की भी बात की गई कि भाई अंपायरिंग कौन करेगा, तो उन्होंने बताया कि अंपायरिंग है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, चुनाव आयोग है वो अंपायरिंग करेगा कि चीटिंग अलाउड ना हो। ओके, सब कुछ फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो ये सब कुछ किस में मेंशन किया गया? ये सब कुछ हमारे संविधान में दिया गया। उसमें विस्तृत नियम भी दिए गए कि क्या नियम रहेंगे, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, कैसे होंगे, वो सब कुछ दिया गया है। इसमें अगर संशोधन करना हो तो संशोधन मतलब अगर इन नियमों में कुछ चेंज करना हो तो वो चेंज क्या होंगे, ये सब कुछ भी ठीक से मेंशन किया गया। और ये काम कौन कर सकता है? ये विधायिका कर सकती है। तो ये सब कुछ हमारे संविधान में दिया गया है। अब जो संविधान में क्या कुछ दिया गया, बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि चुनाव व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है हमारे संविधान में, ताकि किसी भी टाइप की गड़बड़ी की संभावना ना रहे। जैसे कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होगा, चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य रहेंगे, चुनाव आयोग की शक्तियाँ क्या क्या रहेगी, देश में कौन चुनाव लड़ सकता है, देश में कौन वोट डाल सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो चुनाव से रिलेटेड है वो सारी की सारी संविधान में दी गई। यानी कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जाए, इसको हमने पहले से ही सोच लिया था, इसलिए हमने सब कुछ रिटर्न में ले लिया। रिटर्न में दे दिया गया कि भाई इस टाइप से एक अंपायर होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा, चुनाव आयोग होगा, वो चुनाव करवाएगा और वो व्यक्ति इस टाइप से चुनाव लड़ सकते हैं और ये वोट डालेंगे। ओके, तो ये सब कुछ हमारे संविधान में दिया गया है। अब इनको देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे संविधान में दिया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे चुनाव आयोग की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये कि चुनाव आयोग की बात करें तो हमारे देश में एक चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। ओके, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन काम क्या है, चुनाव करवाना है। तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जून 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इस दिन को 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, इस दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इस आयोग का जो सचिवालय है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में। ओके, हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। भारत में इसकी स्थापना क्यों की गई है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ताकि स्वतंत्र हो
बिना किसी डर के हो, बिना किसी भय के हो और निष्पक्ष हो, कि किसी का पक्षपात ना हो, फ्री एंड फेयर हो, उसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई। इसमें 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 सदस्य होते हैं मुख्य तौर पे इस चुनाव आयोग में। उसके बाद राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार का राज्य स्तरीय चुनाव आयोग होता है और एक टीम होती है। फिर टीम कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो पूरी व्यवस्था जो होती है सरकार की, वो मशीनरी, वो तंत्र इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाता है। यानी कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, मान लीजिए कि दिल्ली में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अगर हो जाते हैं, तो उसके बाद जितने भी ऑफिशियल होंगे वो किसके अंडर में आ जाएंगे? डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि ये 3 ही व्यक्ति होंगे, पूरा एक सिस्टम होगा, वो ताना बाना होगा जो इनके अंडर में काम करेगा। तो यहाँ पे चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि इसमें राष्ट्रपति करते हैं और किसकी सिफारिश पे करते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की जाती है। लेकिन आमतौर पे जो परंपरा क्या है कि ये जो 3 चुनाव, जैसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, मान लीजिए कि रिटायर हो गए, उसके बाद इनमें से जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। तो ऐसी परंपरा है, तो उसमें चुनने वाली बात नहीं होती कि पक्षपात किया जाएगा। देश के प्रथम जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, वो रहे श्री सुकुमार सेन रहे थे। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो का होता है। यानी कि या तो 6 वर्ष रहेगा मैक्सिमम, मान लीजिए कि उसकी आयु 65 वर्ष नहीं हुए तो 6 साल पूरे होती उसका कार्यकाल है, पीरियड है, वो खत्म। या फिर 65 वर्ष, मान लीजिए कि एक कोई भी पर्सन है, वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और 2 महीने के बाद वो 65 वर्ष के हो गए, तो उसका 2 महीने का ही कार्यकाल रहेगा। ओके, अभी की बात करें तो वर्तमान में 2022 की हम बात करें तो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं, जो कि मई में बने हैं और 2025 तक, यानी कि इनका पीरियड अच्छा खासा लंबा रहने वाला है। ओके, तो श्री राजीव कुमार जी है, वो हमारे मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त देश के। तो ये तो बात हुई कि चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, कितने सदस्य होते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है और इस वक्त चुनाव आयुक्त कौन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो बात हुई कि ये हैं हमारे एक तरीके से रेफरी जो इलेक्शन करवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी को अगर चुनाव लड़ना हो हमारे देश में तो उसके लिए क्या क्या नियम या शर्तें होती है। तो हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियम शर्तों की अगर बात करें तो पहली जो योग्यताएं होती है, पहली ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन है। यानी कि इंडियन सिटीजन है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि कोई घूमने के लिए आया और कहे कि नहीं जी मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। ओके, दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, जैसे गांव में सरपंच पद के इलेक्शन होते हैं, मेंबर के, पंच के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे आयु 21 वर्ष है। वहाँ पे कितनी है? 21 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर अगर विधानसभा या लोकसभा की बात की जाए तो ये 25 वर्ष रहेगी। ठीक, उसके बाद वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे है, ऐसी पोस्ट के ऊपर है, किसी एनजीओ को वो चला रहे हैं, ऐसी किसी पोस्ट के ऊपर है, तो अगर वो हैं तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ से रिजाइन करना होगा। ओके, रेजिग्नेशन अपना देना होगा, इस्तीफा उसे देना होगा पहले। वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि किसी को अगर सजा हो रखी है, तो अगर हो रखी है तो भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है अगर उसका केस चल रहा है। ओके, पेंडिंग है, जैसे कि हाई कोर्ट से सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इस दौरान इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर फाइनल हो चुका है कि नहीं उसको सजा याफ्ता है वो उस दौरान, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ठीक, तो क्या क्या कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या अधिक होनी चाहिए लोकसभा और विधानसभा के लिए, और अगर गांव के लोकल पंचायत इलेक्शन की बात करें तो 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन, ये योग्यताएं हैं, अगर कोई पूरी करता है तो वो सभी व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये अलग से आपके 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि भारत में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया की कि ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, छोटी छोटी कड़ियाँ हैं जिससे हम पूरी सिस्टम को समझ रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि ठीक है, चुनाव आयोग वो चुनाव करवाएगा
और चुनाव कौन लड़ सकता है ये भी हमें पता चल गया। अब चुनाव में होता क्या क्या है, तो चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्र है वो तय किए जाते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है, ओके, ये सारे चरण कौन पूरे करवाता है? चुनाव आयोग। तो सबसे पहला चरण ये होता है कि सबसे पहले पूरे देश को चुनाव के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों को चुनावी क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। तो पूरे दिल्ली को लोकसभा चुनाव के लिए 7 भागों में बांट दिया गया और हर एक भाग से जो वोटर है एक प्रतिनिधि को चुनेंगे, यानी कि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ऐसे ही विधानसभा चुनाव की बात आती है तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो वहाँ से 70 भागों में बांटा गया दिल्ली को और अलग अलग इलाके के लोग अपने अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। जैसे हम स्कूल से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्कूल में से मॉनिटर चुनने हैं, क्लियर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लास वाइज है, क्लास में जो सेक्शन बने हैं तो हर एक सेक्शन से एक मॉनिटर चुना जाएगा। तो अब क्या है, जैसे सी सेक्शन है तो सी सेक्शन के बच्चे अपनी क्लास के मॉनिटर को चुन सकते ना, बी वाले को तो नहीं चुन सकते। तो सेम इलेक्शन में होता है कि वो अपने इलाके के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, यानी कि दूसरी जगह पे चुन सकते हैं और वहीं पर वो एक ही जगह पर अपना वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है, चुनाव से पहले पूरे देश को या राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं उस राज्य को कुछ चुनाव क्षेत्रों में बांटता है। ओके, उसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में सीट, कि ये लोकसभा सीट हो गई, राज्यसभा सीट हो गई, और उसमें बांटा जाता है। तो सबसे पहला काम होता है कि चुनाव कहाँ से होगा और कहाँ के लोग हैं, किस प्रतिनिधि को चुनेंगे, तो वो चीज़ें पहले बांटना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, इलेक्शन होगा तो उसके लिए आपके सेक्शन होने जरूरी है कि अच्छा ठीक है आप अपना मॉनिटर चुनिए, वो अपना मॉनिटर चुनिए, लाइक दैट। तो ऐसे ही चुनाव के लिए पूरे देश को या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है चुनाव के उद्देश्य से, उनको बोलते हैं चुनाव क्षेत्र। ओके, उसके बाद दूसरे स्थान पे, यानी कि पहला काम हो गया, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि जब हमने चुनाव क्षेत्र के लिए सब कुछ डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाती है। दूसरा जो चरण होता है चुनाव प्रक्रिया का, मतदाता सूची की, एक बार निर्वाचन क्षेत्र है वो तय हो गया, उसके बाद क्या होगा, अगला कदम ये होगा कि कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता। इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, मतदाता सूची जिसको बोलते हैं। वोटर लिस्ट में नाम होते हैं कि इस एरिया से किसका वोट है, ओके, और कौन वोट यहां से डालेगा। तो वोटर लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह वोट डाल सके, ताकि ये फिक्स हो सके कि यहाँ पे कितने वोट हैं। ओके, तो उसके लिए वोटर लिस्ट बनाई जाती है, वोट बनता है। जैसे आपके घर में भी आप अगर पेरेंट्स का देखते होंगे तो उनका वोट बना हुआ है, वोटर कार्ड बना हुआ, वोटर आईडी उनकी बनी हुई है। तो वो जो वोटर आईडी बनती है तो इसका मतलब उनका मतदाता लिस्ट में, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। ओके, अब जो वोटर लिस्ट होती है उसको रेगुलर अपडेट करना होता है। जैसे इलेक्शन होने 2024 में होने, तो उससे पहले दोबारा से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो क्या होगा, उसका नाम वहाँ से हटाना है। किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम उसमें से हटाना है। किसी की एज उस वक्त 18 नहीं थी, अब 18 हो गई, उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा क्योंकि उसका वोट बन चुका है, तो इसलिए उसको अपडेट किया जाता है। तो मतदाता सूची तैयार की जाती है और उसको समय समय पर अपडेट करना भी जरूरी होता है। ये दूसरा काम होता है, यानी इलेक्शन से पहले ये सारे काम करने हैं। उसके बाद तीसरा जो काम होता है इलेक्शन, जो चुनाव प्रक्रिया में तीसरा जो चरण होता है वो होता है चुनावों की अधिसूचना जारी करना। ओके, चुनाव की अधिसूचना क्या है, एक तरीके से चुनाव की घोषणा करना। कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें घोषणा की जाती है, जैसे चुनाव कब होंगे, आवेदन यानी कि जो चुनाव लड़ना चाहता है तो कब तक नॉमिनेशन, नामांकन कर सकता है, कब वो नाम वापसी लेगा, चुनाव प्रचार का कितने समय मिलने वाला, मतदान किस दिन होगा, मतगणना किस दिन होगी, ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाती है पहले से। और जिस दिन ये चीज़ें अनाउंस की जाती है मतलब ये समझा जाता है कि आज से आचार संहिता लागू हो गई, आदर्श आचार संहिता जिसको बोलते हैं। यानी कि उसके बाद क्या होगा कि कुछ नियम्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना होगा जो चुनाव आयोग के होते हैं। जैसे कि उसके बाद सरकार है कोई बड़ी योजना की घोषणा नहीं कर सकती, नॉर्मल रूटीन का काम चलता रहेगा, और जो सरकारी मशीनरी वगैरह वो अब सरकार या उस पार्टी के अधीन कार्य नहीं करेगी। अब सारा सिस्टम वो कौन देखेगा, वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। तो ये तीसरा चरण होता है चुनावों की अधिसूचना जारी करना या चुनाव की घोषणा करना। उसके बाद चौथा चरण क्या होता है चुनाव में, उम्मीदवारों का नामांकन, कि सब कुछ घोषित हो चुका है। जैसे आपकी क्लास में चल रहा है, मान लीजिए कि आपकी क्लास में हमने सबसे पहले किया कि 3 सेक्शन बना दिए हमने। ओके, 3 सेक्शन बना दिए कि हर एक क्लास से एक एक बच्चा है वो मॉनिटर चुनना है। फिर हमने क्लास में भी 2 जोन बना दिए कि गर्ल्स मॉनिटर एक अलग बनेंगे और बॉयज़ अलग बनेंगे, हालांकि वोट दोनों ही डाल सकते हैं, 2 चुने जाने हैं। फिर हमने क्या किया कि वोटर लिस्ट बना दी कि अच्छा इसमें सारे बच्चे वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं डालेगा क्योंकि वो बच्चा रेगुलर नहीं है या फिर
वो इनडिसिप्लिन की उसकी शिकायत आई है, वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो गई, मतलब बाकी सारे बच्चे वोट डालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन हम वोटिंग करवाएंगे और उस दिन हम फिर नेक्स्ट डे हम अनाउंस कर देंगे कौन जीता है। तो वो सारी प्रोसेस है, उसके लिए आपको नॉमिनेशन वगैरह करना है। तो ऐसे ही वहाँ पे होता है कि एक डे फिक्स होता है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में नॉमिनेशन कर सकते हो, यानी कि आप नामांकन कर सकते हो। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति एक नामांकन फॉर्म होता है, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसको भर करके चुनाव आयोग के पास जमा करवाना होता है। उसके साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, उसके एजुकेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें चलती है नामांकन में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे 3 या 4 दिन या 5 दिन तक नामांकन चला, उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उनकी छंटनी होती है, एक तरीके से उनकी जाँच होती है कि क्या सब कुछ ठीक है। जो ठीक नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। बाकी जो सही सही रह गए, उसके बाद 1 दिन का समय दिया जाता है कि आप वापस लेना चाहो तो ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने नामांकन तो कर दिया, उसके बाद उसको लगा कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ता, या वो किसी के सपोर्ट में बैठना चाहता है, तो वो वापस ले सकता है। तो ये तय होता है। उसके बाद चुनाव आयोग जो अभियान है वो शुरू होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें तय हो गई कि चुनाव कौन लड़ेगा, ये सब कुछ फिक्स हो गया। अब क्या होगा, अब घमासान होता है, यानी कि उसके बाद तो ये फिक्स हो गया ना कि ये दंगल में है। और जो दंगल में है वो क्या चलाते हैं, वो चुनाव अभियान चलाते हैं। उसमें डोर टू डोर कैंपेन भी होता है, उसमें नुक्कड़ सभाएं भी होती है, उसमें न्यूज़पेपर, दीवारें, सब जगह आप देखते हो कि एक अलग सा माहौल बन जाता है। अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और अपने पक्ष में वो एक तरीके से जो वोटर होते हैं उनको आकर्षित, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे वोट दीजिएगा, हमारी पार्टी, या फिर मैं बहुत कुछ बदलने वाला हूँ। तो ये सब कुछ होता है, कब होता है, चुनाव अभियान में होता है। ये लगभग 2 सप्ताह के आसपास तक चलता है बीच में। हालांकि कहने को ये 2 वीक का होता है, लेकिन वास्तव में जिसको चुनाव लड़ना होता है ना, वो 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है, पहले से वो सभाएं करना शुरू कर देता है। हालांकि नॉमिनेशन के बाद ये 2 महीने होते हैं, बड़े गहमा गहमी वाले होते हैं, खूब गर्मा गर्मी चलती है, खूब जोर शोर से अभियान चलाया जाता है। उसके बाद मतदान और मतों की गिनती कि अंतिम चरण क्या होता है, वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं और यानी कि मतदान करते हैं, उसे हम वोटिंग डे बोलते हैं। तो वोटिंग डे होगा, एक दिन फिक्स हो जाता है। उससे 2 दिन पहले चुनाव जो अभियान है वो, यानी कि 2 दिन पहले नहीं, लगभग 48 घंटे पहले चुनाव अभियान है वो खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद मतदान होता है। मतदान के बाद 1 या 2 दिन के बाद मतों की मतगणना होती है, गणना की जाती है। 1 या 2 दिन का ब्रेक बीच में इसलिए जाता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है, ईवीएम मशीन में खराबी हो गई है, तो उसके बाद वहाँ पे दोबारा से री वोटिंग की जाती है। तो इसके लिए वो बीच में 2 या 3 दिन का गैप रख लिया जाता है और उसके बाद मतगणना होती है। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है चुनाव में। ओके, तो इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने समझा कि सबसे पहले होगा कि निर्वाचन क्षेत्रों का चयन होगा, कि निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से होंगे जहां से लोग चुनेंगे। उसके बाद दूसरा होगा मतदाता सूची तैयार की जाएगी। फिर चुनाव की घोषणा होती है, फिर उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है, फिर नाम वापसी का भी एक दिन तय होता है। उसके बाद चुनाव अभियान शुरू होता है, उसके बाद मतदान होता है और मतगणना होती है। तो ये सारे चरण होते हैं भारत में चुनाव के। ओके, अब हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि भारत में फिर चुनाव जीते कैसे जाते हैं। ओके, किस तरीके से किसको विजयी घोषित किया जाता है। तो भारत में जो तरीका है वो है FPTP का। FPTP क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वो जीते। ओके, जो सबसे आगे वही जीते, वो वाला हमारे यहाँ पे मेथड होता है। यानी कि इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा, चाहे वो वोट का अंतर एक ही हो। मान लीजिए कि टोटल वोट है आपकी क्लास में 40, तो 40 में से 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। एक को सबसे ज़्यादा वोट मिले 13, दूसरे को मिले 12, एक को तीसरे को भी मिले 12, कितने हो गए यहाँ पे 37 हो गए। एक को मिले 3, सबसे ज़्यादा किसको मिले 13 वाले को, ये जीत गया। हालांकि इसको आधे से ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन जीत गए एक ही वोट से। तो अपने यहाँ पे क्या है कि जो सबसे आगे जीते प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये वाला तरीका अपने यहाँ पे, जो पहले पोल को पास कर लेता है उस तक पहुँच जाता है, तो उसको हम विजयी घोषित कर देते हैं, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। तो ये वाला अपने यहाँ पर तरीका है। जबकि दूसरे देशों की बात करें तो कई सारे देशों में ये तरीका नहीं होते, वहाँ पे कुछ अलग ही तरीके होते हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है कि अपने यहाँ पे तो कैंडिडेट खड़े होते हैं और कैंडिडेट को जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। अब कुछ देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, PR होता है। PR क्या होता है कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों की एक सूची तैयार कर देती है।
ओके, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का उसे कोटा दिया जाता है। आप समझिए थोड़ा सा इस चीज़ को। और चुनाव की ये जो व्यवस्था उसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देश में चुनाव होते हैं, पूरे देश में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे मान लीजिए, ठीक। पूरे देश में 2 पार्टियों के 3 पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, 4 के खड़े हैं, 5 के खड़े हैं, पूरे देश में वोटिंग हो रही है। अब उनमें से जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे, ओके, वोट मिल गए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा और उतने ही मेंबर को चुनाव मान लिया जाएगा कि उतने ही मेंबर। मान लीजिए कि एक पार्टी को वोट मिले 37%, ओके, तो उसी 37%, 100 सीटें थी तो 37 कैंडिडेट उसके चुने हुए मान लिए जाएंगे कि यानी कि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी थी कि हमारे 1 से 100 तक ये होंगे। पहले ही पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी थी कि अगर हमारे 37 कैंडिडेट चुने जाते हैं तो 1 से 37 वाले ऊपर वालों को हम चुनाव मानेंगे। अगर ये 40 तक होती तो 1 से 40 वालों को हम चुनाव मानेंगे। तो ये एक अलग सा तरीका है, यानी कि आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि पूरे देश में चुनाव होते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती है, राष्ट्रपति के जैसे चुनाव हो गए, तो जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे, जितने परसेंटेज, उतनी फिर टोटल में से सीटें दे दी जाती है उसको। और उसमें से वो लिस्ट में से कहते हैं कि ठीक है ये 37 बंदे जाने हैं ना, हमारी कितनी सीटें, 37 जाने हैं, चलो हमारे वाले ये 37 जाएंगे। ये तो एक तरीके से वो होगी कि बस जा रही है भाई, बस जा रही है कहीं पे टूर पे, अच्छा आपके स्कूल से इतने बच्चे जाने हैं तो हम छांट करके दे देते हैं, अच्छा ठीक है हमारे स्कूल के ये 11 बच्चे जाएंगे, छांट के दे दिए। तो वही वाला सिस्टम हो जाता है कि उसमें वो सीटें फिक्स हो गई, कितने परसेंटेज वोट आए तो इतनी सीटें इस पार्टी को जानी है, तो वो पार्टी अपने कैंडिडेट को चुन के रखती है। अच्छा ठीक है हमें 35 कैंडिडेट चुनने, हमें 100 चुनने, तो हमारे ये 100 पकड़ो, ये हमारे इस बार के MP रहेंगे। ओके, तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा में होता है, लेकिन वैसे आम चुनाव में नहीं होता। आम चुनाव में हम कैंडिडेट को चुनते हैं। अब जो समानुपातिक प्रणाली होती है उसमें भी 2 प्रकार होते हैं। अब ये जो PR की बात कर रहे थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, ये भी 2 प्रकार की होती है। थोड़ा सा इसको समझिए क्योंकि अपने देश में नहीं है। अब ये 2 प्रकार की होती है। इजराइल या नीदरलैंड में क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। पूरे देश से प्रत्येक पार्टी है वो राष्ट्रीय चुनाव में उसको वोट मिलते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट मिलेंगे और उसी के हिसाब से उसको सीटें दी जाती है। जितने % उसके वोट उतनी उसको सीटें, ठीक, मिल गया। एक सिंपल सा फंडा है। अब कुछ देशों में जो दूसरा तरीका है, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, यहाँ पे क्या होता है पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि पूरे देश को कुछ भागों में बांट दिया जाता है, कई भागों में बांट दिया। ओके, जैसे कि अपने यहाँ पे है स्टेट वाइज है ना, इस तरीके से उनके बड़े इलाके हैं, बांट दिया जाता है और उनमें से फिर जितने वोट आएंगे परसेंटेज, तो वहाँ से अलग अलग प्रतिनिधि को सीटें दे दी जाती है। जैसे हरियाणा मान लीजिए हमने, यूपी मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, तो ऐसे उन्होंने अपनी कंट्री को डिवाइड कर लिया। तो एक कंट्री को हरियाणा में जितने परसेंटेज वोट मिले, मान लीजिए कि एक पार्टी को, तो उसको उतनी सीटें हरियाणा में दे दी। यूपी में जितने परसेंटेज मिले उतनी सीटें उन्होंने आपस में बांट ली। तो ऐसा भी होता है कई देशों में। और कई देशों में ये होता है कि एक ही पूरे देश के इलेक्शन एक साथ होंगे। कई देशों में राज्यवार इस टाइप से स्टेट वाइज भी होते हैं, तो वहाँ पे फिर स्टेट वाइज सीटें फिक्स कर दी जाती हैं। हालांकि फ़र्क क्या है, वहाँ पे पार्टी को वोट दिए जाते हैं, पार्टी को चुना जाता है, कैंडिडेट बाद में आते हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे। अपने यहाँ पे हम कैंडिडेट को चुनते हैं, उसके बाद सीटें बनती है। ओके, कि किस पार्टी को कितनी सीटें आई है। तो ये 2 अलग अलग तरीके होते हैं, अपना सिंपल सा तरीका। लेकिन अपने दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि पूरे देश में पार्टियां इलेक्शन लड़ती है। जैसे अब थोड़ा सा सिंपल सा तरीका समझिए कि मान लीजिए कि पूरे में से अपने स्कूल में इलेक्शन होने हैं, किसके, हेड बॉय के इलेक्शन होने, हेड गर्ल के इलेक्शन होने, हेड बॉय के इलेक्शन होने, उसमें से 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक, 3 कैंडिडेट खड़े हैं और उनको वोट आ गए, मान लीजिए कि 1000 टोटल स्टूडेंट्स थे, वोट आ गए, एक को 700 वोट आ गए, ओके, एक को 200 वोट आए, एक को 100 वोट आए। तो अब उसमें उन्होंने क्या किया कि हम बात करें दूसरे देशों की, वहाँ क्या होते हैं कि उसमें क्या करेगा कि हमने ये माना हुआ था कि 50 वोट पे एक कैंडिडेट अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो क्या करेगा कि उसको 700 वोट आए, मतलब वो 14 अपने कैंडिडेट को अपॉइंट कर देगा, ये 14 मेरी टीम में रहेंगे। ओके, उसके बाद उनको 200 वोट आए, 200 वाले क्या करेंगे, वो अपने 4 कैंडिडेट को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, अपने जो स्टूडेंट काउंसिल जो बनेगी उसमें 4 मेरे बंदे रहेंगे और 100 वाले 2 अपने कैंडिडेट दे सकते हैं। तो ऐसे सीटें वहाँ पे फिक्स की जाती हैं। अब देखो कि वो 14 जो कैंडिडेट उसने कहा कि मेरे बंदे रहेंगे, वो 14 चुने तो नहीं गए ना, उनको कैसे दिया हमने,
उस परसेंटेज के बेस पे उनको सीटें दे दी। तो ऐसे ही उन देशों में होता है जहां पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। क्लियर? तो ये हो गया कि कैसे अपने यहाँ पे इलेक्शन होता है, बड़ा सिस्टम से इलेक्शन होता है कि अपने यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है। यानी कि अपने यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये प्रणाली है। और अपने यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्यों है? इसके कारण ये कि एक तो ये कि प्रणाली बड़ी सरल सी है, जैसे समझना आसान है कि भाई चुनाव लड़िए, जैसे मॉनिटर को हम चुनते हैं, ज़्यादा वोट आ गए, ठीक है, जीत गए, सिंपल सा है। तो आम तौर पे अपने यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, तो आम मतदाताओं के लिए समझना बड़ा आसान है, ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करना होता। ओके, दूसरा ये होता है कि इसमें स्पष्ट सा विकल्प होता है हमारे सामने कि किसको चुनना है। अब देखिए कि दूसरे देशों में क्या होता है, जहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली नहीं होती, वहाँ वो पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर उनका एमपी कौन बनेगा उन्हें पता ही नहीं है कौन बनेगा। अपने यहाँ तो सामने कैंडिडेट होते हैं कि भाई इसको वोट दे रहे हैं, बाकी देखा जाएगा किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, सरकार जो बनाएगी वो बनाएगी। लेकिन अपने यहाँ पे क्लियर होता है कि अपना एमपी कौन बनेगा, अपना एमएलए कौन बनेगा, आपका मॉनिटर कौन बनेगा, सामने होता है ना। तो यहाँ पे इसमें बिल्कुल सामने स्पष्ट विकल्प होता है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों को चुनने का भी मौका मिलता है, यानी कि एक ये भी इसकी विशेषता होती है। इसलिए हमने इस प्रणाली को चुना है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, साधारण होता है। सामने जो चीज़ होती है उसको हमें चुनना होता है, ये ना कि जो सामने है नहीं उसको चुनना होता है। इसलिए हमने इस प्रणाली को अपनाया। उसके बाद एक और चीज़ है, छोटी छोटी कुछ चीज़ें रह गई, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। जैसे अब जो हमने ऊपर बात की थी कि पूरे देश को चुनाव की दृष्टि से इलेक्शन के लिए कई भागों में बांटा जाता है, जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ओके, जिसको हम सीट बोल देते हैं, ओके। तो उसमें आरक्षण भी किया जाता है। आरक्षण क्या होता है कि भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में एक समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। इसके तहत ये होता है कि जैसे कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सीट है, एक्स सीट है, उसको एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया, वाई सीट है उसको एसटी के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इस सीट से केवल एससी कैंडिडेट ही वो चुनाव लड़ पाएंगे, इस सीट से केवल एसटी कैंडिडेट ही वो चुनाव लड़ पाएंगे, ओके। यानी कि जीतेगा कौन? एसटी ही जीतेगा। ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि संसद में सभी वर्गों को आगे बढ़ने का, अपनी बात रखने का मौका मिल पाए, ओके। तो इसलिए इस प्रकार से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। तो अपने देश में कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जो आरक्षित किए गए, विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, तो उसे बोलते हैं हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, ओके। समझ में आ गया ना कि क्यों किया गया? सबको बराबरी का प्रतिनिधित्व देने के लिए, सबको अपनी आवाज़ को संसद में बुलंद करने के लिए, मौका देने के लिए हमने सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की है। और इस तरीके से आप एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको क्लियर कर सकते हो कि जिस सीट को आरक्षित घोषित कर दिया जाता है कि एससी के लिए या एसटी के लिए, ओके, तो उसमें सिर्फ एससी या एसटी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं, और बाकी होती है ओपन सीटें, वहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है। क्लियर? अभी जैसे कुछ चीज़ें और भी मुद्दे उठ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, कि कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जिससे केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ पाए। विधानसभा या लोकसभा में तो अभी नहीं हुआ, लेकिन पंचायत जो इलेक्शन होते हैं ना, गाँव में सरपंच वगैरह बनते हैं, उसमें आरक्षण जरूर होता है, कुछ सीटें महिलाओं के लिए होती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती। तो ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। तो सेम वे में जो पिछड़े वर्ग है उनको आगे बढ़ने का मौका देने के लिए यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है? ये अपने देश में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें कि वोट डाला जाता है और वोट जिसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो विजयी जो घोषित हो जाता है। लेकिन वो डालता कौन है? अपने यहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है। यानी कि इसका अर्थ ये कि किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वोट डालने का अधिकार है। यानी कि अपने यहाँ पर हर भारतीय नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भाषा का बोलता हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो, सबको एक बराबर वोट डालने का अधिकार है, ओके। उसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि यहाँ पे जाति, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, रंग, प्रजाति किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक बराबर वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में कौन वोट डाल सकता है? उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली चीज़, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा,
वह पागल, दिवालिया या गंभीर किस्म का अपराधी नहीं होना चाहिए। बाकी सारे वो डाल सकते हैं, उसमें ना कहीं धर्म आता है, ना कहीं जाति आती है, ना रंग आता है, ना रूप आता है, ना संस्कृति आती है, ना भाषा आती है, ना क्षेत्र आता है, ना प्रजाति आती है, कुछ नहीं आता। यानी कि वो भारत का नागरिक हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वो पागल, दिवालिया या गंभीर किस्म का अपराधी नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमें हमारे संविधान के द्वारा दिया गया, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसकी हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि जितने भी प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए सबके ऊपर बहस हुई थी। इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई थी, सबने कहा था कि ठीक है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी एग्री कर रहे थे। उसके बाद हम चुनाव सुधार की भी बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे चुनाव है तो उसमें क्या विशेषताएं हैं और कुछ क्या कमियां। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, कि चुनाव की कोई भी प्रणाली हो, चाहे अपने देश की हो, चाहे वो दूसरे देश की हो, कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। उसमें थोड़ी बहुत कमियां या सीमाएं हो सकती है कि ये उस चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई दूसरे तरीके से अच्छा हो सकता है। तो लोकतांत्रिक जो समाज होता है वो कोशिश करता है कि अपने चुनाव ज़्यादा स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, तो लगातार उन चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करता है। उसे बोलते हैं हम चुनाव सुधार। कि हर देश है वह अपने चुनावों को बेहतर करने की कोशिश करता है, ज़्यादा लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो बदलाव करता है इसके लिए उसे बोलते हैं हम चुनाव सुधार। तो चुनाव सुधार है वो एक तरीके से लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे हमें कोई कमी मिलती है हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये चुनाव सुधार कहलाता है। जैसे अपने देश की बात करें तो आजकल बहस चल रही है कि जो इनको सजा हो जाती है, जो अपराधी होते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी है वो, अगर राजनीति की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं, होना चाहिए। तो ये क्या चुनाव सुधार है? बात हो रही है सिर्फ, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि ये जो बात हो रही है वो बात बनेगी भी। ऐसे ही जैसे कि अभी बहस चल रही है कि कुछ शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कर दी जाए कि चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए। जैसे अपने देश में अगर पीएन बनना है तो कम से कम 8 पढ़ा होना चाहिए, लेकिन पीएम बनना है तो पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको लेकर के बहस चल रही है, तो वो क्या है, वो चुनाव सुधार में आएगा। ओके, अपने चुनावों की अगर बात करें, अपने देश के चुनाव की, तो उसकी क्या विशेषताएं उसको भी हम देख लेते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या है। पहली जो विशेषता ये कि ये काफ़ी सरल है, सिंपल सी है। जैसे हमने ऊपर चुनाव प्रक्रिया को देखा, उसके बाद देखा कि सभी कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ नियम तय कर दिए कि ये चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, यानी कि सरल है, सबसे अच्छी बात। दूसरी ये होता है कि इसमें प्रतिनिधि वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अगली बार अगर उनको चुना जाना है तो उसे जनता को जवाब देना होगा कि आपने क्या काम किया है, ठीक किया है दोबारा चुन लेंगे, ठीक नहीं किया तो उसे पनिशमेंट के तौर पे हरा देंगे। ओके, सरकार को भी हरा देते हैं, सेम तरीका होता है ना। तो ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो बड़ा अच्छा सा तरीका बनाया कि जनता खुद देखेगी आपने सही किया या सही नहीं किया। उसके बाद मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्येक संपर्क बना रहता है। प्रतिनिधि है उसको वोट लेने हैं जनता से, और अगर उसको दोबारा चुना जाना है तो उसको जनता से ही कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा सा सिस्टम है, जिसे दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उन्हें मतलब ही नहीं है अपने प्रतिनिधियों से, और जो प्रतिनिधि उन्हें जनता से मतलब नहीं, उन्हें पता है कि पार्टी को वोट दिया गया, हमें थोड़ी वोट दिया गया। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ अपने यहाँ पे जो प्रणाली है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, लोकतंत्रीय सिद्धांत है, उस पर आधारित है। अपने यहाँ पे हर एक इलाके का एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सबको एक समान विकास का मौका मिलता है। तो ये बाकी देशों की जो सिस्टम है उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। जैसे अलग अलग इलाकों से जो एमपीज़ हैं वो चुन करके आते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक राज्य के अलग अलग इलाकों से विधायक चुन करके आते हैं, फिर वो अपने विकास की बात रखते हैं। तो इससे राष्ट्रीय एकता को, राज्य की एकता को, देश की एकता को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये हमारी चुनाव प्रणाली है, उसकी कुछ विशेषताएँ हैं कि क्यों ये बेहतर है। उसके बाद हमारी चुनाव व्यवस्था की बात करें तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की चुनाव प्रणाली जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं। तो इसकी अगर दोष या कमियों की बात करें तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि ये अधिक खर्चीली है। अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं जब देश के आम चुनाव होते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि बहुत खर्चीली प्रणाली है, ये पहला दोष है। दूसरा है कि वोटों का खरीदा जाना। आमतौर पे हम न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त होती है। इलेक्शन होते हैं उससे पहली रात को खूब खरीद फरोख्त की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, रातों रात कुछ नई चीज़ें हैं, तरक्की हो जाती है, कंबल बांटे जाते हैं। तो ये एक कमी है कि फिर वास्तव में वो निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हुए ना। तो ये एक तरीके से कमी है कि आमतौर पे गरीब इलाकों में, आमतौर पे
ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। तीसरा है झूठा प्रचार। आमतौर पे इस पे कोई रोक नहीं है। वोट पाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए बाय हुक या बाय क्रुक, यानी कि कैसे भी करके उनको चुनाव जीतना है, उसके लिए खूब कीचड़ उछाले जाते हैं, खूब लंबी लंबी छोड़ी जाती है और बाद में उन वादों को भुला दिया जाता है। वो बाद में पता चलता है कि वो चुनावी जुमले थे। तो वहाँ पर भी एक गड़बड़ी नज़र आती है कि ये भी हमारी चुनाव प्रणाली की कमी है कि इसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए कि जो वादे किए जाएँ वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक तो होने चाहिए, कि कुछ वादे जो पूरे किए जा सकें। इसके साथ जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर रोक है, लेकिन फिर भी मांगे जाते हैं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सांप्रदायिक दंगे तक करवा दिए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तो ये भी एक हमारी चुनाव व्यवस्था की एक कमी है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को या आम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से अगर जातिवाद या धर्म के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, देश को कमज़ोर करने की अगर कोशिश की जाती है, तो इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जो भी दल इस तरीके से वोट मांगने की कोशिश करता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। ओके, इसके साथ साथ धन बल की चुनौती भी है। आमतौर पे जिनके पास पैसा होता है वो अपने धन के बेस पे, अपने पैसे के बेस पे चुनाव जीत जाते हैं। गरीब व्यक्ति, उनको चुनाव जीतने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि पैसा वो भारी पड़ जाता है। चुनाव प्रचार में कई बार आम लोगों उन्हें लगता है कि भाई इसकी हवा, इसकी हवा। तो हालांकि गारंटी नहीं है धन बल, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इसके ऊपर भी चुनाव आयोग है उसको रोक लगाने के प्रयास करने चाहिए कि किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ है बाहुबल की चुनौती, कि आमतौर पे जो गुंडे तत्व होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो इलेक्शन में टिकटें पा लेते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से टिकटें जीत लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद वो चुनाव भी जीत जाते हैं, डरा करके, धमका के, अपने प्रभाव के कारण। अगर ऐसे लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर राजनीति में आ गए, तो क्या लगता है कि वो देश के लिए अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे कानून बना पाएंगे? कुछ नहीं होगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा, रायता फैल जाएगा। तो बेटर है कि इसके ऊपर भी ये भी एक कमी है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वंशवाद की भी एक चुनौती है। वंशवाद की चुनौती ये कि आमतौर पे बाप के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कई बार हम देखते हैं कुछ राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, एक परिवार की लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो ये कुछ चुनौतियां हैं भारतीय चुनाव व्यवस्था में, जिनको हमें पार पाना है, जिनका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, जिनको हमें निपटारा करना है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने कुछ आसान से कॉन्सेप्ट समझे कि हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण क्यों और कैसे किया जाता है, भारतीय चुनाव की विशेषताएं क्या है, भारतीय चुनाव की कुछ कमियां क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमारे ज्योग्राफी की, अगर भूगोल की बात की जाए, तो क्लास 11th के भूगोल की एक बुक है, उसके सारे चैप्टर्स मैं पब्लिश कर चुका हूं। बी बुक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम हिस्ट्री की तरफ भी देखेंगे और इको की भी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।